दल बदल के आधार पर निहत्ताएं। दल बदल के आधार पर निहत्ताएं। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता में निरर्ह ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंध के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यता को दल बदल विधि के अनुसार विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरर्ह करार दिया जा सकता है। अगर वह स्वच्छता से राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत निहत्ताएं के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। किहोतो होलोहन केस 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभापति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। दोहरी सदस्य। कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 सदन के सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। चुनाव न होने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निरर्हता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निरर्हता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्हता में दल बदल भी शामिल है। पद त्याग। कोई व्यक्ति यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अन्य स्थितियाँ। किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। अगर कोई निरर्ह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या मान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय में निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। संसद शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और ना ही मत दे सकता है।
वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माने भरना होगा यदि शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर वह जानता है कि यह अर्हता नहीं रख पाता या वह सदस्य के लिए अर्हता नहीं रखता है। जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को 1976 से पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। वर्ष 2008 में सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। चुनाव क्षेत्र में भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये, कार्यालय खर्च में 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन के आवासन के लिए दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है। 2018 में संसद के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष से अधिक समय तक संसद के सदस्य के रूप में सेवा की है तो उसे 5 वर्ष से अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति माह 2018 के पहले 1,500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता था। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करता है। वह भारत का संचित निधि पर भारित है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन संचित निधि पर भारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का नाम निम्न में से किसी पदाधिकारी भी हो सकता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 25 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। राज्यसभा का सभापति का वेतन 4 लाख रुपये। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हैं जो दर संसद अधिकारों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को देय है, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के पदाधिकारी को छोड़कर को उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस देय है जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को देय है, 2,000 रुपये प्रति माह। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री को देय के बराबर होता है, 1,000 रुपये प्रति माह। संसद के पीठासीन पदाधिकारी। संसद के पीठासीन पदाधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इनके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का भी पैनल होता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा
के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उस पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इसे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दें, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा विकल्प संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि लोकसभा भी गठित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल प्रथम से वर्तमान तक 23.7 में वर्णित है। भूमिका, रिक्त शक्ति एवं कार्य। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों का विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, संसदीय परंपराओं में अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम विधि का निर्वहन कराता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो, वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है, वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा में किसी सदस्य की निहत्ता के प्रश्न का निपटारा करता है। कोहतो होलोहन मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करती हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा स्थिति समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है।